हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर फर्स्ट से जन एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्नोत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? ऑप्शन ए बायोगैस, ऑप्शन बी सीएनजी, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी एथेनॉल। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। आइए जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन ना तो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है और ना ही पृथ्वी की प्रॉपर्टी से निकाला जाता है। हाइड्रोजन काफ़ी हद तक तेल, कोयला या प्राकृतिक गैस तथा बायोमास और जैव अवशिष्ट पदार्थ सहित किसी भी हाइड्रोकार्बन ईंधन से प्राप्त किया जा सकता है। अगर हाइड्रोजन ईंधन के लाभ की बात की जाए तो जो हाइड्रोजन है द्रव्यमान के मामले में सबसे ज़्यादा ऊर्जा सामग्री के साथ ये एक स्वच्छ ईंधन है। हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन के लिए तथा ऑटोमोबाइल के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन का अंतरिक्ष यान में भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग आईसी इंजन, डीजल, सीएनजी के मिश्रण के साथ तथा फ्यूल सेल में करके बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। हाइड्रोजन पेट्रोल और डीजल का विकल्प भी बन सकता है, इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है तथा इसके दहन के बाद एक रंगहीन लौ पैदा करता है, इसीलिए सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा गैस रिसाव का पता लगाने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में अगर हाइड्रोजन भंडारण की बात की जाए तो इसके लिए 350 बार या 700 बार उच्च दबाव वाले सिलेंडर उपयोग में लाए जाते हैं। अनुसंधान एवं विकास तथा व्यावसायिकीकरण के लिए ठोस प्रयास चल रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजना से वर्ष 2022 तक का पावर उत्पादन का लक्ष्य कितना है? ऑप्शन ए 1 गीगावाट, ऑप्शन बी 5 गीगावाट, ऑप्शन सी 10 गीगावाट या ऑप्शन डी 15 गीगावाट। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 5 गीगावाट, जो कि लघु जल विद्युत परियोजना के लिए सन 2022 तक निर्धारित किया गया है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत सरकार ने सन 2022 तक 175 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, जैव ऊर्जा से 10 गीगावाट तथा छोटी जल विद्युत परियोजना के जरिए 5 गीगावाट के ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी हैजा या ऑप्शन डी डेंगू। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी डेंगू, जो कि जल जनित रोग नहीं है, ये आपके मच्छर से होता है। आइए जानते हैं डेंगू के बारे में। डेंगू बुखार एक संक्रामक रोग है। इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये मच्छर के काटने के कारण होता है या उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उसके पनपने की अनुकूलता सबसे तेजी से होती है। डेंगू मच्छर जो होता है वो एडीज या इजिप्ट मादा मच्छर के काटने से होता है। ये रात और दिन दोनों में कभी भी काटता है। डेंगू का वायरस जो होता है वो आरएनए फ्लेविविरिड परिवार से होता है। इस रोग के वायरस 4 प्रकार के होते हैं, जिसे सीरोटाइप भी कहा जाता है, जो कि डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 के रूप में जाने जाते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश में प्रति व्यक्ति जल उपयोगिता अधिकतम है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी भारत। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी भारत में प्रति व्यक्ति जल उपयोग अधिकतम है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष सन 2030 तक नवीनकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को कहां तक बढ़ाने की योजना है? ऑप्शन ए 175 गीगावाट, ऑप्शन बी 200 गीगावाट,
ऑप्शन सी 250 गीगावाट या ऑप्शन डी 350 गीगावाट। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 350 गीगावाट, जो कि सन 2030 तक नवीनकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। आइए जानते हैं नवीनकरणीय ऊर्जा क्या होती है। पहले तो यह एक ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार, जल, बायोमास के विभिन्न प्रकार को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकती और इसे लगातार नवीनीकृत किया जा सकता है। अगर बात की जाए नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की, तो इसका गठन 1992 को गठित किया गया। पारंपरिक तथा या गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और अगर मंत्री की बात की जाए तो राजकुमार सिंह है। वहीं इसके अंतर्गत जो कार्य आते हैं वो मंत्रालय बौद्धिक संपदा संरक्षण, अनुसंधान और विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पदोन्नति और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा, छोटे हाइड्रो, बायोगैस और सौर ऊर्जा के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वह सन 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य है। ऑप्शन ए 50 मेगावाट, ऑप्शन बी 25 मेगावाट, ऑप्शन सी 15 मेगावाट या ऑप्शन डी 10 मेगावाट। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 10 मेगावाट बायोमास से विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य। भारत सरकार ने सन 2022 तक 175 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, जैव ऊर्जा से 10 गीगावाट तथा छोटी जल विद्युत परियोजना के जरिए 5 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, संपोषक विकास का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है। ऑप्शन ए सन 2022, ऑप्शन बी सन 2030, ऑप्शन सी सन 2040 या ऑप्शन डी सन 2050। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी सन 2030 तक के संपोषक विकास का लक्ष्य रखा गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था 25 सितंबर से 27 सितंबर सन 2015 में, इस बैठक में अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्यों को तय किया गया था। मतलब सन 2016 से लेकर सन 2030 की अवधि तक के लक्ष्यों को हासिल करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में 193 देशों ने भाग लिया तथा संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन की थीम ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी। सतत विकास का लक्ष्य वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा करना, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए शांति और न्याय को सुनिश्चित करना शामिल था। और जो ये 17 लक्ष्य रखे गए थे इन्हें भी एक बार देख लीजिए। लक्ष्य 1 में आपको गरीबी की पूर्णता समाप्ति की बात की गई, लक्ष्य 2 में भूखमरी की समाप्ति, लक्ष्य 3 में अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर की बात की गई, लक्ष्य 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लक्ष्य 5 में लैंगिक समानता, लक्ष्य 6 में आपकी बात की गई थी साफ पानी और स्वच्छता की, लक्ष्य 7 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, वहीं 8 में अच्छा काम और आर्थिक विकास, 9 में उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास, 10 में असमानता में कमी, 11 में टिकाऊ शहरी और समुदायिक विकास, 12 में उत्पादन उपभोग पैटर्न को टिकाऊ बनाना, 13 की बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन, 14 आपका पानी में जीवन, 15 में भूमि पर जीवन और लक्ष्य 16 में शांति और न्याय के लिए संस्थान और 17 में लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी का गठन किया गया। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है। ऑप्शन ए जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता, ऑप्शन बी जाति स्पीसीज की संख्या, ऑप्शन सी जीवित जीवों का साइज या ऑप्शन डी बायोमास। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए जीवित जीवों की प्रदूषकों की सांद्रता को जैव आवर्धन बोलते हैं। आइए जैव आवर्धन के बारे में जानते हैं। हानिकारक रसायनों जैसे कि डीडीटी का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना ही जैव आवर्धन कहलाता है। ये रासायनिक पदार्थ तथा धातुएं मृदा से पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, फिर ये पौधे फलों और बीजों के द्वारा शाकाहारी प्राणियों में प्रवेश करते हैं और फिर जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें वो परिलक्षित हो जाता है। इस तरह जैव आवर्धन पोषी स्तर के साथ बढ़ता जाता है।
उदाहरण के रूप में जैसे DDT एक रसायन है जो वातावरण और जीवित वस्तुओं में आसानी से विघटित नहीं होता है। ये खाद्य पदार्थों तथा शरीर में वसा में एकत्रित होता है और अधिक मात्रा में होने पर यह जीभ या होठों को बेकार कर डालता है, यहाँ तक कि यकृत और गुर्दे को भी नुकसान पहुंचाता है तथा कैंसर भी हो सकता है। विघटित नहीं होने के कारण यह माँ के दूध और भूजल तक के भी पाया जाने लगता है तथा यह पक्षियों और मछलियों के लिए भी विष का कार्य करता है। वहीं जैव आवर्धन के कारण पक्षियों में भी DDT की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण इसके अंडों का जो कवच है वो पतला बनता है और ये समय से पहले ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि पक्षियों की संख्या कम होती चली जा रही है। जैसे कि गिद्ध या चील या बाज, इन सब में DDT की मात्रा बढ़ने के कारण ये जो अंडे देते हैं उनका कवच पतला हो जाता है और वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से सुमेल सही नहीं है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और उनके स्थान दिए गए हैं। ऑप्शन ए नंदा देवी उत्तराखंड, ऑप्शन बी नोकरेक मेघालय, ऑप्शन सी डिब्रू सैरवोवा असम या ऑप्शन डी शेषांचल मध्य प्रदेश। तो इसमें ये बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी शेषांचल, जो कि मध्य प्रदेश में ना होकर के आंध्र प्रदेश का जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। आइए जानते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में। भारत सरकार ने देश भर में 18 बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। ये बायोस्फीयर्स भंडार भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं और अक्सर आर्थिक उपयोगों के लिए भी स्थापित बफर जोनों के साथ साथ ये ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को संरक्षित रखने का काम भी करते हैं। संरक्षण न केवल संरक्षित क्षेत्रों की वनस्पतियों जीवों के लिए दिया जाता है, बल्कि यहाँ पे रहने वाले जो मानव समुदाय हैं उन्हें भी दिया जाता है। आइए जानते हैं भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में। जैसे कि नीलगिरी संरक्षित जैव क्षेत्र, जो कि आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पड़ता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, नोकरेक आपका मेघालय में, सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में, मानस असम में, सिमलीपाल उड़ीसा में, दिहंग और दिबंग अरुणाचल प्रदेश में, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वहीं कच्छ का रण गुजरात में, कोल्ड रिजर्व हिमाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल तमिलनाडु में, बड़ा निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, डिब्रू सैखोवा असम में, शेषांचल पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ये टोटल आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सुनामी आपदा भारतीय तटीय भागों में से किस वर्ष में अनुभव की गई? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2006 या ऑप्शन डी 2007। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 2004 में सुनामी आपदा भारतीय तटीय भागों में अनुभव की गई थी। आइए जानते हैं सुनामी क्या होता है। जैसे कि सुनामी लहरों की श्रृंखला से मिलकर बनी एक प्राकृतिक घटना है जो तब उत्पन्न होती है जब समुद्र या झील में जल की व्यापक मात्रा में तेजी से विस्थापन होता है। सुनामी विशाल पनडुब्बी या तटीय भूकंप, पानी के नीचे भूस्खलन, भूकंप या ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण भी हो सकता है। बड़ी तटीय चट्टान या झील के किनारे भूस्खलन या समुद्र की तलहटी के नीचे या इसके समीप ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण भी सुनामी आता है। अगर बात की जाए सुनामी कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है। दूरस्थ सुनामी जो दूर लंबे रास्ते से उत्पन्न होती है, जैसे कि चिली में प्रशांत के उस पार से। ऐसी अवस्था में हमारे पास न्यूजीलैंड के लिए चेतावनी के 3 घंटे से अधिक समय होगा। वहीं क्षेत्रीय सुनामी की बात की जाए तो अपने गंतव्य से दूर 1 से 3 घंटे की यात्रा समय के बीच में उत्पन्न होता है। न्यूजीलैंड के उत्तर कर्माडेक गर्त के में पानी के नीचे ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्रीय सुनामी उत्पन्न कर सकता है। वहीं स्थानीय सुनामी की बात की जाएगी जो न्यूजीलैंड के बहुत ही करीब ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार की सुनामी बहुत खतरनाक होती है क्योंकि हमारे पास चेतावनी का कुछ ही मिनट होते हैं। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चन और उसके आंसर, उसकी व्याख्या पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी मेहनत और हमारे लाए हुए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।